हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से। मोलर कंडक्टिविटी हमने देखा कि वो कंडक्टिविटी जब किसी सॉल्यूशन के अंदर हम एक मोल को डिसोल्व कर दें और डिसोल्व करने के बाद में वहाँ पर जो टोटल आयंस बने उस एक मोल की वजह से, तो उस मोल के अंदर जो आयंस हैं उनके द्वारा कितनी कंडक्टिविटी हुई या फिर कितनी कंडक्टिंग पावर उन्होंने उस सॉल्यूशन के अंदर प्रोवाइड करी, उसको बोलते हैं हम मोलर कंडक्टिविटी। बट अब इस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है ये हम समझेंगे। ओके, तो सपोज हमारे पास कोई भी एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन के अंदर हमने एक मोल को डिसोल्व किया, ठीक है। अब जैसे जैसे हम यहाँ पर इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाएंगे तो होगा ये कि इस सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी है वो लगातार इंक्रीज होती जाएगी। और इधर हम मान लें कि लास्ट के अंदर जो कंसंट्रेशन है दैट अप्रोचेस टू जीरो, मीन्स जीरो के लगभग हो जाए ड्यू टू द डाइल्यूशन। तो इसकी वजह से जो कंडक्टिविटी रहेगी उसको बोलेंगे हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और उसको हम दिखाते हैं लैम्डा एम नोट से, ठीक है। इस लैम्डा एम नोट से आप दिखाओगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को, और इसकी डेफिनेशन ये होगी व्हेन कंडक्टिविटी इज जीरो, कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो। ओके, तो ये होगी हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब यहाँ पर हम वन बाय वन समझेंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए किस तरीके से होगी और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या होगी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज जीरो ऑफ ए सॉल्यूशन देन मोलर कंडक्टिविटी इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये सिंपल वर्ड्स में है, और अगर इसको आप दूसरे तरीके से लिखना चाहो तो आप ये लिखोगे कि व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो देन द कंडक्टिविटी इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। अब उसके बाद हम देखेंगे कि मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। आपने दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़े होंगे, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कम्प्लीटली डिसोसिएट होते हैं, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो होंगे जो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि मोलर कंडक्टिविटी जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होती है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएट completely so that on increasing the dilution there is not so much effect on the molar conductivity। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर चाहे कितना ही डाइल्यूशन करते जाओ, डाइल्यूशन करने पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कंडक्टिविटी है उसके ऊपर ना के बराबर इफेक्ट रहेगा। कारण इसका ये होगा क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो पहले से ही डिसोसिएट होते हैं। आप यहाँ पर आप चाहे कितना ही डाइल्यूशन करते जाओ तो उनका जो डिसोसिएशन है उसके ऊपर किसी टाइप का इफेक्ट नहीं होता है। तो इसके लिए यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नोट माइनस ए सी स्क्वेयर, ठीक है। लैम्डा एम है मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा एम नोट है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ए इज कॉन्स्टेंट एंड सी इज कंसंट्रेशन, ठीक है। इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम इजीली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो मोलर कंडक्टिविटी है उसको निकाल सकते हैं। हेयर ए इज कांस्टेंट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जो वॉल्यूम है वो डिपेंड करती है कि कटायन और अनायन के ऊपर चार्ज कितना है, ठीक है। ये आप जानते हो कि इलेक्ट्रोलाइट्स आर द आयनिक कंपाउंड्स, जैसे सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट एटसेट्रा। तो सोडियम के ऊपर 1 चार्ज, क्लोरीन के ऊपर 1 चार्ज, तो ये 1 1 होगा। कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज, तो ये रहेगा आपका 2 1। और मैग्नीशियम और सल्फेट इन दोनों के ऊपर मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव और सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव, तो ये रहेगा आपका 2 2 इलेक्ट्रोलाइट्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मोलर कनेक्टिविटी इन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे, ओके। तो इनके अंदर जैसे जैसे हम डाइल्यूशन इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे कंडक्टिविटी लगातार इंक्रीज होगी, क्योंकि जब डाइल्यूशन कम होगा तो इनका जो डिसोसिएशन है वो कंप्लीट नहीं होता है,
और जैसे ही आप डाइल्यूशन इंक्रीज करोगे तो इनका जो डिसोसिएशन फैक्टर है वो लगातार इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे जानेंगे कि कितना वीक इलेक्ट्रोलाइट वहाँ पे डिसोसिएट हुआ। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम दिखाते हैं अल्फा से। दिस अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम डिवाइडेड बाई लैम्डा एम नोट, मीन्स लैम्डा एम इज द मोलर कंडक्टिविटी एंड लैम्डा एम नोट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम जो डिसोसिएशन फैक्टर है उसको दिखा सकते हैं। अब उसके बाद है कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो देखिए ये लॉ क्या कहता है। सपोज आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट है सोडियम क्लोराइड, या फिर इसके अलावा कुछ और भी आप मान सकते हो। ठीक है, अब उस इलेक्ट्रोलाइट का जब डिसोसिएशन होगा तो आपके पास वहाँ पे Na+ बनेगा और Cl नेगेटिव बनेगा। ठीक है, तो कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ये कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर जो टोटल कंडक्टिविटी होती है उस टोटल कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे कटायन और अनायन इंडिपेंडेंटली। मतलब ये है कि ये आपका जो कटायन है ये कैथोड पे जाएगा, इस कैथोड के ऊपर जाने की वजह से कुछ कंडक्टिविटी ये देगा और कुछ कंडक्टिविटी ये Cl नेगेटिव एनोड के ऊपर जाने की वजह से देगा। अब जो टोटल कंडक्टिविटी है वो इन दोनों आयंस की वजह से है। ठीक है, तो कोलराउस लॉ यही कहता है कि जो टोटल कंडक्टिविटी है किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर, उस कंडक्टिविटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन आपका ये कटायन देगा और कुछ अनायन देगा, और इनकी जो माइग्रेशन है वो इंडिपेंडेंटली होती है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। ठीक है, तो इधर लिखा है द टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी कंट्रीब्यूटेड बाय आयंस प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइट्स इन ए सॉल्यूशन। ठीक है, इसके कहने का मतलब वही है कि जो भी आयंस हैं वो आयंस जो मोलर कंडक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उनकी जो कंडक्टिविटी होगी वो कंट्रीब्यूट करेंगे टोटल मोलर कंडक्टिविटी के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जांपल दिख रखा है, जैसे सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, तो कुछ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज सोडियम की और कुछ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज क्लोरीन की। ओके, जैसे पोटेशियम क्लोराइड है, अगर आपसे कोलराउस लॉ के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो ये कुछ इस तरीके से आएगा Cl नेगेटिव। ठीक है, तो दिस इज द मेथड थ्रू विच वी कैन फाइंड आउट द कोलराउस लॉ। अब उसके बाद में इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होंगे। एप्लीकेशंस ऑफ द कोलराउस लॉ, पहला होता है कि जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, ठीक है, उसको हम जान सकते हैं। अभी पीछे हमने देखा कि किस तरीके से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम जानते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिखाते हैं हम अल्फा से, और डिसोसिएशन कांस्टेंट दिखाएंगे हम Kc से। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है लैम्डा एम डिवाइडेड बाई लैम्डा एम नोट। ठीक है, Kc इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। ठीक है, इस तरीके से ये आएगा। तो Kc इज इक्वल टू अल्फा की जगह पर जो भी वैल्यू है वो एज इट इज रखेंगे हम। ठीक है, और C यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन है उसको रखेंगे। और जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद में इधर आपके पास ये इक्वेशन आएगी जो कि डिग्री ऑफ कांस्टेंट ऑफ डिसोसिएशन ये दिखाती है। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने पीछे पढ़ा। ये दूसरा इसका एप्लीकेशन है कोलराउस लॉ का। थर्ड वन, वी कैन कैलकुलेट द सोलिबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट। स्पेरिंगली का मतलब होता है जो थोड़ा सा घुले। ठीक है, थोड़ा सा। तो हम उन सोल्ट्स की सोलिबिलिटी को जान सकते हैं जिनकी सोलिबिलिटी बहुत कम होती है। वी कैन कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। और अगला है वी कैन कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये वो सेम है जो हमने पीछे पढ़ा। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर इस कोलराउस लॉ के बेसिस पर जो न्यूमेरिकल है वो गिवन है, यहाँ पर पूरे डाटाज गिवन है। जैसे कोलराउस लॉ के अंदर बता रखा है उस तरीके से हम
यहाँ पर 1/1 पुट करेंगे। जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है, तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव आइंस बनाएगा, ठीक है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, और क्लोराइड के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज होता है, बट ये जो 2 है उसको हम आगे लिख लेंगे। यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ गिवन होंगी, उन वैल्यूज़ को जैसे हम पुट करेंगे तो आपके पास जो इसका आंसर है वो एज इट इज आएगा। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बैटरी, कि हम बैटरी किसको बोले। देखिए, बैटरी का मतलब होता है जब हम 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को सीरीज के अंदर कनेक्ट करते हैं तो उसके बाद में जो अरेंजमेंट होगा उसको हम बैटरी बोलते हैं, ठीक है। सपोज आपके पास ये 3 इलेक्ट्रो या 4 इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं, अगर आप इनको सीरीज में कनेक्ट करते हो, ठीक है, तो सीरीज में कनेक्ट करने के बाद में जो अरेंजमेंट आपको मिलेगा दैट अरेंजमेंट इज नोन एज बैटरी, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स इन ए सीरीज इज नोन एज बैटरी। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। अगली डेफिनेशन है व्हेन 2 और मोर देन 2 electrochemical cells are connected in a series, then its chemical energies get converted into electrical energy and this type of arrangement of cells is known as battery, ठीक है, उसको हम बैटरी बोलते हैं। उसके बाद में है टाइप्स ऑफ बैटरी। तो हमारे पास 2 टाइप की बैटरी होती हैं, एक होती है प्राइमरी बैटरी और दूसरी होती है सेकेंडरी बैटरी, ठीक है। अब प्राइमरी बैटरी हम किसको बोलेंगे? ऐसी बैटरी जिसको सिर्फ हम एक बार यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि उसके अंदर जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो सिर्फ एक बार होगी, दोबारा नहीं हो पाएगी, तो उस बैटरी को बोलते हैं हम प्राइमरी बैटरी। जैसे हमारे पास रेडियो में जो सेल होगा, इसके अलावा घड़ी में सेल है, रिमोट में सेल है, उसको हम सिर्फ एक बार यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर एक बार वो डेड हो चुका है तो उसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो सिर्फ एक बार होगी, दोबारा से वो रिपीट नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि आप उसको सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हो, दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। इस तरीके की बैटरी को बोलते हैं हम प्राइमरी बैटरी। तो डेफिनेशन है इसकी, बैटरी इन विच रिडॉक्स रिएक्शंस टेक्स प्लेस ओनली वंस एंड कैन नॉट बी यूज्ड अगेन इज नोन एज प्राइमरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी becomes dead after using single time or once it cannot be recharged again, इसको आप दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते, ओके। तो इस तरीके से ये है हमारे पास प्राइमरी बैटरी। उसके बाद में इस प्राइमरी बैटरी के कुछ टाइप्स हैं, जैसे एक होगा हमारे पास ड्राई सेल, दूसरा होगा मरकरी सेल, एटसेट्रा, ठीक है। अब इसको जानने से पहले हम देखेंगे कि सेकेंडरी बैटरी क्या है। सेकेंडरी बैटरी वो बैटरी होती है जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास इन्वर्टर है, ठीक है, तो ये जो इन्वर्टर वाली बैटरी है, सपोज आपकी लाइट जा चुकी है तो आपकी जो इन्वर्टर वाली बैटरी है वो लगातार चलती रहेगी, और अगर लाइट लंबे टाइम तक के लिए ना आए तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी जो बैटरी है वो डेड हो चुकी होगी, ठीक है। बट जैसे ही लाइट दोबारा आ जाएगी तो फिर दोबारा से वो चार्ज होगी, ठीक है, रिचार्ज हो जाएगी वो, और फिर दोबारा से आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर जो रिडॉक्स रिएक्शन है, जो लाइट के ना आने पर हो रही थी, वो लगातार होती रहेगी, ठीक है। और जैसे ही लाइट वापस आएगी तो वो रिडॉक्स रिएक्शन अब अपोजिट डायरेक्शन में होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से केमिकल रिएक्शंस बार बार चलती रहेंगी रिवर्सिबल डायरेक्शंस में, और उसके बाद में आपको जो लाइट है वो बराबर बार बार मिलती भी रहेगी, ठीक है। तो ऐसी बैटरी जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं बिकॉज उसके अंदर जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो बार बार होती है, तो ऐसी बैटरी को बोलते हैं हम सेकेंडरी बैटरी। तो ये सेकेंडरी बैटरी के भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे लेड स्टोरेज बैटरी है, निकल कैडमियम बैटरी है, एटसेट्रा। तो इनको हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। थैंक यू।